नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन EVST गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आप सभी M.Com प्रीवियस के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम कैपिटल बजटिंग का सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले वाले पार्ट में हमने पूंजी बजटन क्या होता है, पूंजी बजटन के उद्देश्य क्या होते हैं, उसका महत्व क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, विभिन्न कौन कौन सी कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन की जो परियोजनाएं होती हैं उनके बारे में अपन ने देखा था। आज हम पूंजी बजटन करने के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनके ऊपर पूंजी बजटन के लिए विचार किया जाता है, यानी वो आधार हैं जिनके बिना हम पूंजी बजटन नहीं कर सकते। तो ऐसे पूंजी बजटन के आधार प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनका अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कैश इनफ्लोज को कैलकुलेट करना। कैश इनफ्लोज को कैलकुलेट करने के लिए हमें मुख्य रूप से तीन प्रकार के कैश इनफ्लोज को देखा जाता है। पहला तो जो शुरू के अंदर जो कैश आउटफ्लो होता है, कैश इनफ्लो का कैश फ्लोज का मतलब इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज बोथ, जो पैसा आएगा और पैसा जाएगा। तो सबसे पहले जब कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो शुरू के अंदर उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं या इनिशियल कैश आउटफ्लो कहते हैं। तो पहला तो इसमें कैश आउटफ्लो शुरू में होता है। उसके बाद में जब परियोजना रन करती है तो हर साल इनफ्लोज होते हैं, यानी नेट इनफ्लोज होते हैं, जो खर्चों को घटाने के बाद में रेवेन्यू और खर्चों के डिफरेंस से हर साल जितना इनकम होती है कैश के रूप में वो फ्यूचर कैश इनफ्लोज होते हैं, जो एनुअल नेट इन कैश इनफ्लोज कहलाते हैं। और उसके बाद में जब परियोजना का एंड होता है तब वर्ष परियोजना के एंड में टर्मिनल कैश इनफ्लोज होते हैं, जो उस अंतिम वर्ष के कैश इनफ्लोज के अलावा वो उस परियोजना के डिस्पोजेबल वैल्यू और जो परियोजना खत्म होगी तो जो रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल उसको मिला करके लास्ट में टर्मिनल कैश इनफ्लोज होते हैं। तो हम कैश फ्लोज को हम तीन भागों में बांटते हैं। सबसे शुरू में कैश आउटफ्लोज होते हैं, फिर एनुअल कैश इनफ्लोज होते हैं और परियोजना के लास्ट में टर्मिनल कैश इनफ्लोज होते हैं। तो अब हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले अपन ये देखेंगे जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके लिए जो हम कैश आउटफ्लोज कैलकुलेट करते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक मशीन खरीदी, आप कह सकते हैं उस मशीन को खरीदने के लिए जो खर्चा लगा वो उसका इनिशियल कैश आउटफ्लो है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है। लेकिन उसको कुछ तत्वों के ऊपर सोचना पड़ता है। वो ये सोचना पड़ता है कि अगर इस प्रकार की जो परियोजना है वो यदि बिल्कुल नई परियोजना है या विस्तार परियोजना जो है वो एक्सटेंशन परियोजना है या नई परियोजना है, यानी पहले वाली किसी परियोजना के स्थान पर कोई नई परियोजना नहीं लगा रहे, यानी रिप्लेस नहीं करके बिल्कुल एक नया एक डिफरेंट अपन एक मशीन लगा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो उस नवीन परियोजना के ऊपर क्या होगा, उस मशीन की लागत होगी। उस परियोजना के लिए कोई कॉस्ट ऑफ लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह जो भी उसकी कॉस्ट लगेगी वो लिखेंगे। उसके बाद में उस प्रोजेक्ट को वहाँ इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलेशन होगा। उस परियोजना की कोई भी इंश्योरेंस, उसको जैसे मशीन हुई, मान लीजिए मशीन को खरीद के लाए तो उसको लाने का, उसकी मशीन का बीमा यानी इंश्योरेंस, उसका फ्रेट, फिर उसको लगाने के खर्चे, तो ये सब हम एक साथ कह सकते हैं कि जो भी कोई कॉस्ट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी है उसके अंदर उसकी इंश्योरेंस, फ्रेट और इंस्टॉलेशन चार्जेस को जोड़ देते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंश्योरेंस, फ्रेट को जोड़ देते हैं। और उसके बाद में उसमें इनिशियल कैश आउटफ्लो निकालने के और क्या करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल असेट्स टू बी यूज्ड। अगर मान लीजिए उस नवीन परियोजना के अंदर मान लीजिए पहले से ही किसी बिजनेस के पास लैंड पड़ी है और उस परियोजना में उस लैंड का यूज हो रहा है, मान लीजिए मशीन लगाई, एक प्लांट लगा रहे हैं, तो पहले से बिजनेस की एक लैंड पड़ी है, उस लैंड में ही वो प्लॉट लगा रहे हैं। तो अब मान लीजिए उस लैंड का कोई अपॉर्चुनिटी यूज हो सकता था,
तो वो यूज़ तो आपने बंद किया और फिर उस इंडस्ट्री में लगाया, तो उस जो अपॉर्चुनिटी जो लॉस हुआ कहीं, जैसे मान लीजिए उस लैंड के टुकड़े को कहीं किराए पर देने से उसको इनकम होती है तो उसका लॉस हो गया, तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस जो है उसको जोड़ दिया जाएगा, वो भी उसकी कॉस्ट में मान ली जाएगी क्योंकि वो प्लांट के कारण से है। इसके अलावा यदि कोई नई परियोजनाएं लगाने से कोई उस परियोजना में कोई वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ रही है, उसमें दी जा रही है, उसके अंदर इनपुट की जा रही है वर्किंग कैपिटल, तो उसको जोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार से इन मुख्य रूप से इन 4 चीज़ों का जोड़, यानी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, फ्रेट, इंश्योरेंस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, नंबर 2, नंबर 3 अपॉर्चुनिटी कोई लॉस है तो, और नंबर 4 उसका कोई वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है तो, इन सब चीज़ों का जोड़ है वो इनिशियल कैश आउटफ्लो कहलाएगा या इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। दूसरी प्रकार का कैश जो आउटफ्लो जो है इनिशियल, वो नई परियोजना की बजाय कोई रिप्लेसमेंट परियोजना होती है, यानी पहले से कोई ओल्ड मशीन जैसे चल रही है उसके स्थान पर कोई दूसरी मशीन लगाई जा रही है तो उसको हम रिप्लेसमेंट वाली डिसीजंस कहते हैं। तो जब कोई रिप्लेसमेंट वाली की जा रही है तो भी कुछ चीज़ें इनिशियल कैश आउटफ्लो की तो वही होती हैं। क्या? जैसे ऐसी स्थिति में जब नई मशीन जो आएगी जो रिप्लेस करने के लिए, उसकी जो कॉस्ट होगी वो अपन लिखेंगे और उसके वो सारे चार्जेस, इंश्योरेंस, फ्रेट, इंस्टॉलेशन चार्जेस उसके अंतर्गत जुड़ेंगी। ठीक है। जो नई मशीन खरीदी जा रही है उस मशीन के खरीदने की जो भी उसके ऊपर ड्यूटी, लागत, पैसा लगता है वो सब जोड़ दिया जाता है उसके अंदर। इंश्योरेंस, फ्रेट, इंस्टॉलेशन चार्जेस जोड़ देते हैं, अपॉर्चुनिटी लॉस कोई भी है उसको लगाने से वो भी जोड़ दिया जाता है। ये सब चीज़ें हम वैसे की वैसे ही करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ और होती है, जैसे और वर्किंग कैपिटल को भी जोड़ते हैं, यानी जो नई परियोजना है उसके लिए जो चीज़ होती है वो सारी चीज़ें तो अपन काम में लेते ही लेते हैं। इसके अलावा जैसे इसमें एक शब्द है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में अपने को ये ध्यान रखना पड़ता है कि पहले जो ओल्ड परियोजना थी उस परियोजना पर मान लीजिए 50,000 की वर्किंग कैपिटल लगी हुई थी और अब वाली जो नई परियोजना है उसके अंदर वर्किंग कैपिटल 60,000 की आवश्यकता होगी, तो 10,000 रुपये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो 10,000 रुपये की इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो है वो उसमें जोड़ दी जाएगी, यानी केवल डिफरेंस का अमाउंट ही इसमें जोड़ेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और जोड़नी होती है उसके अंदर कि यदि मान लीजिए वो पुरानी मशीन को बेचा जाता है, उसकी WDV से ज़्यादा प्राइस उठती है तो वो कैपिटल गेन कहलाएगा। WDV से ज़्यादा पैसा अगर होगा तो वो गेन कहलाएगा। ऐसा गेन टैक्सेबल होगा और उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, उससे कैश आउटफ्लो होगा। तो वो यानी टैक्स ऑन कैपिटल गेन, इफ the sale value is more than WDV then the difference will be taxed and the tax amount will be added here। ठीक है, तो वो राशि जो आएगी वो इस तरीके से इन सभी चीज़ों का जोड़ है वो आएगा। इस जोड़ में से हम पुरानी मशीन को बेचने से वैल्यू आएगी उसको घटा देंगे, क्यों? उससे कैश इनफ्लो होगा। हमें यहाँ पर नेट इनिशियल कैश आउटफ्लो गैप कैलकुलेट करना है तो पुरानी मशीन की सेल वैल्यू को हम घटा देंगे। इसी तरीके से यदि कोई वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है, जैसे अगर वर्किंग कैपिटल एडिशनल आती है तब तो अपन जोड़ देते हैं, और यदि मान लीजिए पिछली बार 50,000 की थी और नई मशीन के कारण से अगर 40,000 की वर्किंग कैपिटल लगती है तो वर्किंग कैपिटल 10,000 कम हो जाती है तो डिक्रीज होती है, उसको माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से यदि कोई सेविंग इन टैक्स है कि जैसे मान लीजिए पहले WDV था, अब WDV जो से ज़्यादा की बजाय कम में वो मिलती है। मान लीजिए पुरानी मशीन है उसकी WDV है वो 10,000 रुपये की है और वो 8,000 रुपये में ही वो बिकती है उसकी सेल वैल्यू, तो 2,000 रुपये का लॉस हुआ। रिटर्न डाउन वैल्यू से एक कम में बिकी 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये के और मान लो 50% की टैक्स रेट के हिसाब से 1,000 रुपये की टैक्स में बचत हो जाती है, क्योंकि ऐसा लॉस है वो इनकम टैक्स वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर लॉस दिखाया जाता है। लॉस दिखाया जाता है तो इस स्थिति में लाभ कम हो जाता है तो उसके ऊपर जो टैक्स की बचत होती है उसको अपन यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो ये सेविंग इन टैक्स इन ओल्ड मशीन सोल्ड इज लेस देन WDV। और इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट अलाउंस के रूप में कोई भी अमाउंट रिसीव होती है तो उसको भी उससे भी कैश इनफ्लो होता है तो वो कैश इनफ्लो भी इसमें लेस कर दिया जाता है। यानी इसमें 4 मुख्य बातें हुई: सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यानी पहले की तुलना में अब, और सेविंग इन इनकम टैक्स इफ़ द सेल वैल्यू इज लेस देन WDV, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस को रिसीव होना है तो इन सब चीज़ों को मिला करके जो राशि होती है उसको लेस कर देते हैं ऊपर वाली आइटम्स में से, तो वो नेट कैश आउटफ्लो आ जाता है, इनिशियल नेट कैश आउटफ्लो आ जाता है। और
ये इनिशियल नेट कैश आउटफ्लो आएगा। तो ये हमारा पहला प्रकार का कैश आउटफ्लो हुआ, ये इनिशियल कैश आउटफ्लो होता है। आगे वाला कैश फ्लो है वो इनफ्लो के रूप में होगा, वो हर साल होगा, इसलिए उसका नाम हम लेंगे एनुअल नेट कैश इनफ्लो, इसको अपन नाम कह सकते हैं, या नेट एनुअल कैश इनफ्लो कर दो, एक ही बात है। तो नेट जो एनुअल कैश इनफ्लो होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ये नेट एनुअल कैश इनफ्लो और कुछ नहीं है, हर साल का प्रॉफिट ही होता है एक तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन उसका कैश इनफ्लो के रूप में उसको चेंज कर देते हैं, जो नेट अर्निंग्स होती है वो। तो वो इस प्रकार का कैश इनफ्लो दो प्रकार का होता है। एक तो यदि मान लीजिए वो नई जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन ले रहे हैं जिसके बारे में, वो एक तो ये हो सकता है कि वो परियोजना जो है वो रेवेन्यू इंक्रीजिंग प्रोजेक्ट हो, वो जो प्रोजेक्ट होगी उससे रेवेन्यू बढ़ेगा, यानी सेल बढ़ेगी, तो उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है और सेल की वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो एक तो हुआ है वो। एक प्रोजेक्ट ऐसी है कि जो कैपेसिटी या उसकी स्केल को नहीं बढ़ाती है उस प्रोडक्शन के, बल्कि वो प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि कॉस्ट को रिड्यूस करेगी, यानी वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वेस्टेज कम होगा और कॉस्टिंग कम आएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, तो वो कॉस्ट रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट होती है। तो उसके हिसाब से ही कैश इनफ्लोज एनुअल चेंज हो जाते हैं। तो जैसे पहले अगर वो प्रोजेक्ट अगर सेल्स रेवेन्यू या रेवेन्यू इंक्रीजिंग प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर क्या होगा, किस तरीके से हम एनुअल कैश इनफ्लो निकालेंगे। तो जितनी सेल्स रेवेन्यू आएगी वो एनुअल सेल्स रेवेन्यू का यहाँ मतलब एक तो ये है कि जैसे नई परियोजना से जितनी भी एनुअल सेल्स परियोजना होगी वो पूरी की पूरी लेंगी, या इंक्रीमेंटल नहीं लेना अपने को। ध्यान ये कि हमें जितनी सेल्स रेवेन्यू है वो पूरी सेल्स रेवेन्यू उसकी जो है वो ले ली जाएगी, जितनी उस मशीन को लगाने से जितनी सेल्स रेवेन्यू अर्जित होगी वो सेल्स रेवेन्यू ले ली जाएगी पूरी, कि भाई जो मशीन लगा रहे हैं उससे कितनी सेल्स रेवेन्यू हर साल मिलेगी। उस सेल्स रेवेन्यू में से एनुअल जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो घटा दी जाएंगी। और ऑनरेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाते टाइम अपने को ध्यान रखना होता है कि डेप्रीसिएशन को भी हम उसमें से लेस करते हैं। अगर डेप्रीसिएशन की राशि नहीं दी हुई होती है तो जो उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके और फिर उसको उसकी इकोनॉमिक लाइफ का भाग दे देते हैं, तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पर एनुअल डेप्रीसिएशन हो जाता है। वो एनुअल डेप्रीसिएशन इसमें से लेस कर देते हैं, वो भी लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ में, तो वो इनकम बिफोर टैक्स आता है। कई बार ये होता है कि इंटरेस्ट की राशि को अलग शो करते हैं, तब EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर उससे इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर इसमें से टैक्स माइनस करते हैं, तो वो भी कैलकुलेट है। लेकिन मान लीजिए सारे खर्चे अपने माइनस कर दिए और इसके बाद इनकम बिफोर टैक्स आया, टैक्स माइनस कर दिया, इनकम आफ्टर टैक्स आ गया। अब जो इनकम आफ्टर टैक्स आता है उसके अंदर अपन एनुअल डेप्रीसिएशन को जोड़ देते हैं, तब वो कैश इनफ्लो आता है। अदरवाइज इनकम आफ्टर टैक्स तो अर्निंग होता है और आपको चाहिए कैश फ्लो, तो कैश इनफ्लो करने के लिए, क्योंकि डेप्रीसिएशन के ऊपर कैश पैसा बहिर्फ्लो नहीं होता, आउटफ्लो नहीं होता, इसलिए डेप्रीसिएशन को ऐड करने पर वो नेट एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगा। दूसरी जब कॉस्ट सेविंग जब प्रोजेक्ट होती है तो उसके अंदर फिर क्या करते हैं, उसमें पुरानी जो प्रोजेक्ट होती है और नई प्रोजेक्ट होती है उसके डिफरेंस के हिसाब से देखा जाता है। तो जब कॉस्ट का जो डिफरेंस अपन जब लेते हैं तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात होती है कि जब पुरानी वाली मशीन की नई वाली की तुलना में अगर कितना स्क्रैप में सेविंग हो जाएगा। यहाँ एक और बात अपने को इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए अगर कोई रिप्लेसमेंट वाला डिसीजन अपन ले रहे होते हैं ना, तब तो ये जो आपको रेवेन्यू इंक्रीमेंट वाला बताया उसमें जितना पुराने और नए के जो रेवेन्यू का डिफरेंस ही लेते हैं अपन, फिर पुराने और नए के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का डिफरेंस ही लेते हैं, डेप्रीसिएशन भी डिफरेंस ही लेते हैं अगर रिप्लेसमेंट डिसीजंस ले रहे हैं तो। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर कॉस्ट सेविंग जो भी कोई प्रोजेक्ट आ रही है तो उसका मतलब यही होता है कि पुरानी वाली मशीन की कॉस्ट क्या आ रही थी, अब की मशीन कॉस्ट क्या आ रही है, तो फिर स्क्रैप में क्या सेविंग कर देगी, वो वेजेस में कितना सेविंग कर देगी वो प्रोजेक्ट जो नई लगाई जा रही है वो, तो इस तरीके से वो टोटल सेविंग आ जाएगी। इसमें से कुछ एडिशनल मेंटेनेंस करना पड़ेगा, फिर एडिशनल सुपरविज़न करना पड़ेगा, फिर ऐसा कोई इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ करना पड़ सकता है एडिशनल, और इस तरीके से पुराने की तुलना में कोई एडिशनल डेप्रीसिएशन कितना बढ़ जाता है वो भी हो सकता है। तो इस तरीके से पुराने और नए की तुलना करने पर
अगर कोस्ट सेविंग कोई प्रोजेक्ट लगा रही होते हैं, निर्णय लेते हैं कोस्ट सेविंग वाले, तो पहले वाली कोस्ट को कंपैरिजन करके कर सकते हैं। तो वो जो भी आता है उसको ऐड कर देते हैं अपन, जो है नेट सेविंग इंटरेस्ट से टैक्स से पहले आती है, टैक्स माइनस कर देते हैं, डिप्रिसिएशन जोड़ देते हैं, तो एनुअल नेट कैश इनफ्लो आ जाता है। ये जो है वो अपन सेविंग कोस्ट सेविंग डिसीजंस लेते टाइम इस तरीके से अपन फॉलो करते हैं। और इसके बाद में आता है टर्मिनल कैश इनफ्लोज। तो जैसे लास्ट ईयर वाला होता है, जिस साल प्रोजेक्ट को सेल किया जाएगा या उसका डिस्पोज किया जाएगा, उस साल जो एनुअल वाला होता है वो तो होता ही होता है। इसके अतिरिक्त उस प्रोजेक्ट को बेचने से जो भी उसकी डिस्पोजेबल वैल्यू होती है, वो अपन डिस्पोजल वैल्यू होती है, वो डिस्पोजल वैल्यू ले लेते हैं। और उसके अंदर अपन जो उसको बेचने के बाद में जो वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाएगी, वो रिलीज वर्किंग कैपिटल है वो उसमें जोड़ देंगे। इसके अलावा लास्ट में जब प्रोजेक्ट को बेचा जाएगा, वो WDV से ज़्यादा अगर बिकेगी तो उससे टैक्स लगेगा, और वो टैक्स जो है वो लेस हो जाएगा। और यदि वो WDV से कम पर बिकती है तो उससे टैक्स में बचत होगी, वो बचत को यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। तो ये बातें अपने ध्यान में रखते हुए, यानी रेजिडुअल वैल्यू, रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल और प्लस माइनस एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स, ये करने के बाद में जो राशि आती है वो टर्मिनल कैश इनफ्लोज होता है। और इस प्रकार से ये तीनों जो कैश इनफ्लोज हैं उनको अपने को अलग अलग ही ध्यान में करना होता है, क्योंकि आगे जब विधियों का यूज किया जाएगा उसमें इनको अलग अलग ही इनका महत्व रहेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण सबसे पहला फैक्टर हुआ, पहला तत्व हुआ, पहला आधार हुआ, जो कि आपको कैपिटल बस्टिंग की आगे विधियों में यूज करने के लिए चाहिए, और वो है कैश फ्लो। इसके बाद में दूसरा है कि परियोजना की लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो इकोनॉमिक लाइफ होती है कि परियोजना कितने साल तक चलेगी, ये उसके डिसीजन मेकिंग के लिए इस फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ परियोजनाएं ऐसी होती हैं जो कि अपने बहुत जल्दी ही जो लगाए हुए इन्वेस्टमेंट को वसूल कर पाती हैं, यानी जिनका पे बैक पीरियड कम होता है, तो उसको स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनको लंबे टाइम की प्रोजेक्ट होती हैं, मान लीजिए, तो उनको तो उनका पीरियड बाद में आता है। तो ये ऐसी परियोजनाएं वो अलग अलग स्थिति के हिसाब से देखा जाता है कि वो लंबे लाइफ की हैं, वो लंबे टाइम तक अपना प्रत्याय देंगी, और कम वाली हैं कम टाइम कर देंगी। तो उसके हिसाब से देखा जाता है कि प्रोजेक्ट का आपका डिसीजन वो क्या रहेगा। न्यूनतम प्रत्याय दर यानी मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न वो रिटर्न होती है जो कि किसी बिजनेस को निश्चित रूप से कमानी चाहिए। अगर वो इतनी नहीं कमा पाएगा तो फिर वो इस स्थिति में लॉस होगा। ये मोस्टली ये क्या होती है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही होती है। वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, और वो जो विभिन्न पूंजी के स्रोत होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो डिसाइड की जाती है कि इतनी तो कॉस्टिंग जब आती है कैपिटल की तो उससे ज़्यादा ही कमाना चाहिए। तो ये उससे कम दर पर यानी रेट ऑफ रिटर्न नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो परियोजना अस्वीकार होगी। तो ये भी डिसीजन मेकिंग का एक आधार होता है, कैपिटल बस्टिंग का आधार होता है। अगर ये रेट नहीं होगी तो कैपिटल डिसीजन नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार से अवेलेबल फंड्स के ऊपर, क्योंकि अवेलेबल फंड्स के अंदर के आप तो परियोजना तो बहुत बड़ी बड़ी लगाना चाहते हो, लेकिन आपके पास पैसा है नहीं, तो फिर कैसे लगाओगे। इसलिए आपके पास फंड्स की उपलब्धता के अनुसार ही आप प्रोजेक्ट का डिसीजन ले सकते हो कि जो रिसोर्सेज हैं वो आपको इजीली मैनेज कर पाओगे कि नहीं पाओगे, उसके हिसाब से उसका डिसीजन लिया जाना चाहिए। तो कोषों की उपलब्धता तो इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से अप्रचलन से होने वाली जो लॉस है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है, यानी जो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस होती है। तो ये मान लीजिए इस तरीके की परियोजनाएं होती हैं जिनको आपने बहुत लंबे टाइम तक ले लिया और फिर टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, क्योंकि बहुत फास्ट चेंज होती हैं कई बार टेक्नोलॉजी। तो कुछ तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसे होते हैं जिनके अंदर तो टेक्नोलॉजी विद इन 2 ईयर्स चेंज हो जाती है। इसलिए मान लीजिए ऐसी कोई बड़ी प्रोजेक्ट शुरू कर ली बहुत बड़े प्रोडक्शन की, और फिर परियोजना चेंज हो गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है इससे। इसलिए फिर वो मार्केट में प्रोडक्ट बिकता नहीं है। तो इस फैक्टर को भी बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कैपिटल इन्वेस्टिंग करते समय, कि भाई हम इसी हिसाब से उसको देख लें। और इसीलिए फिर क्या है कि पेबैक मेथड को ज़्यादा अप्लाई किया जाता है कि जितना जल्दी पैसा वापस आ जाए उस मेथड से, उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो डिसीजन लिया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य तत्व भी होते हैं जिनको भी कैपिटल बस्टिंग करते टाइम या कैपिटल बस्टिंग बनाते टाइम ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कर्मचारियों का नई परियोजना के प्रति क्या दृष्टिकोण है, वो एक्सपेंडिचर किया जाता है। कर्मचारी इसके अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, उनकी भी सुझाव लेने चाहिए, वो इसमें खुश हैं कि नहीं हैं।
फिर ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट लगाने से कर्मचारियों की कम आवश्यकता पड़े तो उनकी छंटनी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? कर्मचारियों का मनोबल का भी टेस्ट किया जाता है कि और इसके अलावा संस्था की जो प्रतिष्ठा का ख्याल भी रखना पड़ता है कि भाई कोई नई प्रोजेक्ट लगाएंगे तो उससे संस्था की समाज में क्या प्रतिष्ठा बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो ऐसे कुछ गैर आर्थिक जो कारक होते हैं, जैसे कर्मचारियों का मनोबल, उनका दृष्टिकोण, कर्मचारियों की छंटनी करना नहीं करना, या संस्था की प्रतिष्ठा का सवाल, ये कुछ ऐसे गैर आर्थिक कारक भी हैं जिनको परियोजना के ऊपर खर्चा करने से पहले या निर्णय लेने से पहले विचार करना पड़ता है। तो ये अभी जो जैसे अपने ये 6 आधार दिए, ये आधार किसी भी कैपिटल बजटिंग के बहुत इम्पोर्टेंट बेसिस होते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। इन फैक्टर्स को अगर ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो कैपिटल बजटिंग बढ़ नहीं सकता, डिसीजन मेकिंग हो नहीं सकता। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन करने के लिए ये सभी तत्व गौर करने ज़रूरी होते हैं। अब अपने अभी सीखा कैसे हम इनिशियल कैपिटल आउटले निकालेंगे, कैसे हम एनुअल निकालेंगे, कैसे हम टर्मिनल निकालेंगे, फिर ये विभिन्न प्रकार के जो रेट्स हैं ये भी इसमें होते हैं। इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में करने के बाद में अब नेक्स्ट अपन जो होगा उसके अंदर नेक्स्ट व्याख्यान में हम विभिन्न प्रकार की विधियों का यूज करेंगे। इन जो अभी आधार बताए हैं कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज के, इन आधारों पर बनने वाली जो विभिन्न विधियों का यूज़ करते हुए, टेक्निक्स का यूज़ करते हुए कैपिटल बजटिंग करेंगे। कैपिटल बजटिंग यानी पूंजी बजटिंग का निर्माण करेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस लेंगे कि किया जाए कि नहीं किया जाए, इस बात का फैसला करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।